हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस फॉर 26th ऑफ अक्टूबर 2023। तो शुरू करते हैं आज की एनालिसिस। सबसे पहले फ्रंट पेज देख लेते हैं। दो खबर यहाँ पे हैं। फर्स्ट इज इजराइल स्टेप्स अप अटैक, गाजा डिनाइड वाटर एंड फ्यूल। तो जो इसराइल है उसने कट डाउन कर दिया है फ्यूल और वाटर की सप्लाई जो थी गाजा रीजन में। साथ ही साथ तो यूनाइटेड नेशन की एड एजेंसी वहाँ पे काम करे, उसने बोल दिया है कि इट इज ऑन द वर्ज ऑफ स्टॉपिंग ऑपरेशन। बोले कि ऑपरेशन कंटिन्यू हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे ड्यू टू फ्यूल शॉर्टेजेस। साथ ही साथ हॉस्पिटल्स आर ऑन द ब्रिंक एंड द डेथ टोल जो है वो बियॉन्ड 700 अ डे जो है वो क्लाइम कर गई है। फिर इसराइल ने जो है जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेक्रेटरी हैं उनको भी फ्लैग किया है ओवर हिज रिमार्क्स हु हैज डिक्राइड कलेक्टिव पनिशमेंट। तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने उसको बोला है। सेकंड न्यूज ये मंथ आफ्टर सस्पेंशन, ये सभी को पता है वीजा की जो सर्विसेज थी वो सस्पेंड कर रखी थी इंडिया और कनाडा के बीच। तो इंडिया ने जो पार्शली है रिज्यूम कर दिए हैं वीजा सर्विसेज फॉर कैनेडियंस। तो थोड़े से मतलब हो सकता है आने वाले टाइम में ये रिलेशंस थोड़े से लाइन पे आते हुए दिखें। आगे देखते हैं, आज के एडिटोरियल की तरफ चलते हैं। यस, फर्स्ट एडिटोरियल इज वार्मिंग टाइज, इंडिया मस्ट अंडरस्टैंड भूटान रीजनिंग इन थिम्फूज टॉक्स विद चाइना। तो ये सबको पता ही है कि जो बाउंड्री सेट करने के बीच बातचीत चल रही है चाइना और भूटान के बीच में, उसके रिगार्डिंग आर्टिकल है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए भूटान और चाइना के कोई भी एक डिप्लोमेटिक रिलेशन वो एक दूसरे के साथ मेंटेन नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो विजिट हुई है ये फर्स्ट एवर विजिट हुई है किसी भी भूटानी फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा। दूसरी बात ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये काफी जो इवेंट्स हुए हैं विजिट है इससे काफी अनप्रेसिडेंटेड चीजें आई हैं जो कि पहले नहीं हुई हैं। पहले तो मेन पर्पज जो था वो था होल्डिंग ऑफ बाउंड्री टॉक्स दैट हैव नॉट टेकन प्लेस इन मोर देन 7 ईयर्स। पिछले 7 सालों में जिस मुद्दे पर बात नहीं हुई थी वो अब बात करने के लिए बात हुई है, मेनली विजिट हुई है। तो दोनों ही कंट्रीज ने एक कॉपरेशन एग्रीमेंट जो है साइन किया है आउटलाइनिंग द फंक्शनिंग ऑफ ए न्यू ज्वाइंट टेक्निकल टीम फॉर द डीलिमिटेशन एंड डीमार्केशन ऑफ द बाउंड्री। तो बाउंड्री इशू के रिगार्डिंग मेनली ये विजिट थी और उसी को डिलिमिट किया जाएगा और डिमार्केट की जाएंगी जो भी टेरिटरीज या रीजन है बाउंड्री को, उसके रिगार्डिंग ये विजिट मेनली हुई है। दोनों ने एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है। साथ ही साथ जो फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के वांग यी, उन्होंने ये बोला कि कॉल्ड फॉर बोथ साइड टू सून एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड टू कंक्लूड देयर बाउंड्री नेगोशिएशंस। की डिप्लोमेटिक रिलेशन भी एस्टेब्लिश किए जाएंगे और बाउंड्री जो नेगोशिएशन वो भी कंक्लूड की जाएंगी, ठीक है ना। साथ ही साथ क्योंकि इंडिया के भी इंटरेस्ट है इसमें, तो इंडिया को चिंता हो सकती है, वार्निंग साइन है। तो इंडिया के जो भूटान प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने असर्ट किया है कि नो एग्रीमेंट विद चाइना वुड इन एनी वे गो अगेंस्ट इंडियाज इंटरेस्ट। तो ये उन्होंने यहाँ पे एश्योरेंस दी है। तो यहाँ पे यही है कि जो इंडिया की यूनिक डिपेंडेंस है, भूटान की जो यूनिक डिपेंडेंस है इंडिया के साथ, और इंडिया के जो रिलेशंस है, जो एक यूनिक रिलेशनशिप है भूटान के साथ इंडिया की, उसके रिगार्डिंग ये है कि जो चाइना के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज करने की बात है उसमें इंडिया को तो ऑन बोर्ड लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इन रिटर्न में जो गारंटी दी है इंडिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट और जो कुछ रेड लाइंस का मतलब जो कुछ हमारे रीजन जो इश्यूज हैं उनके रिगार्डिंग, जिनमें से आप ये देख सकते हैं। जो पहला इशू है वो डोकलम वाला इशू है जो पीछे भी जिसके ऊपर काफी रहा था चर्चा में, ठीक है ना। तो कीपिंग चाइना अवे फ्रॉम सदर्न डोकलम रीजन दैट ओवरलुक इंडिया सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो पहला ये इशू है हमारा जो रेड लाइन है हमारे लिए खतरे वाली बात। और दूसरा ये है थिम्फू गोइंग स्लो ऑन नॉर्मलाइजिंग टाइज एंड ओपनिंग इटसेल्फ अप टू ए परमानेंट चाइनीज डिप्लोमेटिक प्रेजेंस। वो की जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात है वाइल कंटिन्यूइंग द बॉर्डर टॉक्स। तो ये दोनों चीजों को एक तरह से गारंटी दी है कि ये इंश्योर किया जाएगा। फिर जो बॉर्डर डील है दैट एड्रेसेज भूटानीज कंसर्न्स इन द नॉर्थ while preserving India's red lines in the west will not necessarily undermine न्यू दिल्लीज इंटरेस्ट। तो अंडरमाइन नहीं कर रहे हैं। तो अलार्म होने की वजह से इंडिया को क्या करना चाहिए, ऑथर ने सजेस्ट किया इंडिया मस्ट अप्रोच द बाउंड्री नेगोशिएशंस विद अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ भूटान्स रीजनिंग एंड विद कॉन्फिडेंस that India's long trusted neighbor will take both India's interest and its own into consideration before any final agreement। कोई भी फाइनल एग्रीमेंट होने से पहले जो इंडिया का ये ट्रस्टेड नेबर है वो दोनों के इंटरेस्ट को देखा, अपने को भी और इंडिया के इंटरेस्ट को भी देखा, जब तक कोई फाइनल एग्रीमेंट पे उससे पहले नहीं पहुंचेगा, ठीक है ना। मतलब ये एक तरह से विश्वास जताया है यहाँ पे। बैलेंसिंग एक्ट, अ चेंज इज इन द ऑफिंग इन पोलैंड बट चैलेंजेस रिमेन। तो यहाँ पे जो इलेक्शन हुए थे पोलैंड में उसके रिगार्डिंग है कि पोलैंड का जो राइट विंग लॉ एंड जस्टिस पार्टी है वो पावर में थी सिंस 2015, और वो जो है इस बार के इलेक्शंस में हार गई है। अक्टूबर 15 को जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ है उसमें उसको मेजोरिटी वोट नहीं सपोर्ट मिल पाया है, ठीक है ना। हालांकि उसने सबसे ज्यादा वोट सिक्योर किए हैं लेकिन मेजोरिटी भी नहीं बन रही क्योंकि जो दूसरी पार्टी है जिसको
30.70% शेयर मिला है सिविक कोalition को। लेकिन उसके पास जो कोalition पार्टनर्स हैं वो और हैं, और वो हो सकता है अगर उनको बुलाया जाएगा गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो वो एक कोalition पार्टनर्स के साथ जो है गवर्नमेंट बना सकते हैं। ठीक है ना? तो इन द पास्ट 8 इयर्स पीआईएस, जो यहाँ पे ये जो पार्टी थी उसको एक्रोनिम है पीआईएस, इट हैज़ शिफ्टेड पोलैंड्स पॉलिटी टुवर्ड द राइट एंड ऑफन क्लैश्ड विद द यूरोपियन यूनियन। तो दूसरा ये है कि जो गवर्नमेंट है, इट वाज आल्सो एक्यूज्ड ऑफ स्क्वीजिंग लिबरल डेमोक्रेसी, stifling the free press, undermining gay rights and seizing control of institutions, mainly the judiciary। तो ये सारे एलिगेशंस, एक तरह से एक्यूजेशंस उन पे लगे हुए थे। उनको हाईएस्ट वोट शेयर जरूर मिले 30.38% का, लेकिन जो मेजोरिटी का मार्क था जो 200 सीट्स का था वो सॉरी, जो मेजोरिटी मार्क था जो गवर्नमेंट बनाने के लिए, वो नहीं मिल पाया उनको। तो द रिजल्ट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द सेंट्रिस्ट कोलिशन टू राइट द रॉन्ग्स ऑफ द पीएस गवर्नमेंट। वही बात है कि अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है उनको गवर्नमेंट बनाने की, जो कोलिशन है जिसकी हमने बात की, तो हो सकता है जो राइट्स ने जो पीआईएस गवर्नमेंट ने जो रॉन्ग्स किए थे या जिन इश्यूज पे उनको अक्यूज किया गया, वो सारे हो सकता है वो ठीक करने में लगे, ठीक है ना? तो एक कॉमन एरिया है जिसपे दोनों ही एग्री कर रहे थे, वो था कंटिन्यूटी इज यूक्रेन। यूक्रेन इशू पे दोनों ही, इवन पीआईएस भी और जो ये अब जो सेंट्रल कोalition है, वो दोनों ही उसमें उनका व्यू सेम ही है। तो जो सेंट्रल कोalition है उसके मेन लीडर है वो मिस्टर टस्क हैं। अ फॉर्मर यूरोपियन यूनियन ब्यूरोक्रेट हैज प्रोमिस्ड टू कंटिन्यू सपोर्ट फॉर कीव एंड टू कोऑर्डिनेट बेटर विद नाटो एंड द यूरोपियन यूनियन इन दिस रिगार्ड। ठीक है ना? फिर दूसरी बात ये है कि क्या जो है मिस्टर टस्क जो है वो गवर्नमेंट बना पाएँगे? नहीं, तो पहली बात इसमें भी अभी कोई सर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि जो पोलिश प्रेसिडेंट है वो एंद्रे दुदा जी, वो पीआईएस से हैं। तो हो सकता है वो पहले जो है, ठीक है ना? पहले मिस्टर टस्क को इनवाइट करेंगे गवर्नमेंट बनाने के लिए, उसके बाद जो है वो सेंट्रल कोalition को इनवाइट करेंगे। तो अगर पीआईएस को पहले इनवाइट किया गया है, तो ज़ाहिर-सी बात है हॉर्स ट्रेडिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो एक अनसर्टेनिटी ये जताई जा रही है। दूसरा ये है यहाँ पे कि अगर मिस्टर टस्क मैनेज भी कर लेते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो ही विल हैव टू रीच अ कंसेंसस विद प्रेसिडेंट डूडा, हू wields a legislative veto to initiate critical reforms। दूसरा यहाँ पे है कि उनके पास लेजिस्लेटिव वीटो भी अवेलेबल है। फिर तीसरा जो यहाँ पे चैलेंज रहने वाला है वो ये है, देयर इज अ कंसेंसस ऑन सोशल इश्यूज विद इन मिस्टर टस्क कोलिशन, बट मेंबर्स हैव डिफरेंट व्यूज ऑन इकोनॉमिक एंड क्लाइमेट पॉलिसीज। इन दोनों इश्यूज पे, इकोनॉमिक और क्लाइमेट पॉलिसी पे अलग अलग व्यूज हैं कोलिशन मेंबर्स के। फिर पांचवा जो चैलेंज रहने वाला है वो है रशियाज ongoing war in Ukraine, which has raised Poland's strategic profile in Europe without a spillover is another challenge। ठीक है ना? तो फाइनली ऑथर ने जो सजेस्ट किया वो ये क्या है, व्हाट इज अवेटिंग मिस्टर टस्क इज अ टफ बैलेंसिंग एक्ट straddling the spheres of economy, politics and foreign policy। इन तीनों चीजों को बैलेंस करके चलने का जो है ये मेजर चैलेंज रहने वाला है उनके लिए। ठीक है? आगे देखते हैं वुमेन मैरिज एंड लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन। तो ये तो हमें पता ही है कि जो क्लॉडिया गोल्डिन जी हैं उन्होंने जो काफ़ी कुछ बताया था वुमेन्स का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन के रिगार्डिंग। तो अगर मैक्रोस्कोपिक स्टैंड पॉइंट से देखें, तो डिमिनिश्ड लेवल ऑफ वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है, एंड इट हैज़ सिग्निफिकेंट consequences फॉर वुमेन्स इंट्रा एंड इंटर हाउसहोल्ड बार्गेनिंग पावर एज वेल एज द ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। दोनों ही चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है, उनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो भी इफ़ेक्ट होती है, और साथ-साथ जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है नेशन की, उस पे भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है ना? वर्ल्ड बैंक के एस्टीमेट्स देखेंगे 2022 में, तो ये दिखाता है कि जो वर्ल्ड वाइड जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वुमेन का, वो 47.3% रहा था 2022 में। ठीक है ना? तो ये आप नोट कर सकते हैं। मेंस में भी आप इसको कोट कर सकते हैं। ठीक है जी? आंसर राइटिंग में। फिर इकोनॉमिस्ट जो जिनको अभी इस साल नोबेल प्राइज़ मिला है, गोल्डन जी, उन्होंने भी 1994 में हाइलाइट किया था कि एज़ द एलएफपीआर ऑफ एडल्ट वुमेन एक्जिबिट्स अ यू शेप्ड पैटर्न ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के दौरान जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है एडल्ट वुमेन का, वो एक यू शेप्ड पैटर्न जो है वो दिखाता है। ठीक है ना? इनिशियली जो है वो डिक्लाइन होता है पार्टिसिपेशन रेट, क्यों? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउसहोल्ड, फैमिली फार्म एंड स्मॉल बिज़नेस टू द वाइडर मार्केट, और फिर टुवर्ड्स टू ए स्ट्रॉन्ग इनकम इफेक्ट। ठीक है ना? फिर वो धीरे-धीरे बाद में जो है वो ऊपर जाता है। ठीक है ना? फिर यहाँ पे बात की है मैरिज के बाद। तो मैरिज के बाद देयर इज़ अ टेंडेंसी फॉर वुमेन्स एलएफपीआर टू डिक्रीज़ ड्यू टू मैनी वेरिएबल्स। कई कारण हैं जिनकी वजह से शादी के बाद या मैरिज के बाद जो वुमेन्स की जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन है वो और ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। ठीक है ना?
ये हमें सबको ही पता है। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एम्प्लीफाइज डोमेस्टिक ऑब्लिगेशंस फॉर वुमेन व्हाइल कंकरेंटली इम्पोजिंग मैनी सोशल एंड कल्चरल इम्पेडिमेंट्स दैट अफेक्ट देयर पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स। और मेन रीज़न ये है कि उनको कुछ बहुत सारे सोशल और कल्चरल इम्पेडिमेंट्स है जिनकी वजह से जो उनके पार्टिसिपेशन को अफेक्ट करता है। ठीक है ना? बाकी और चैलेंजेस भी हैं। ये भी देखा गया है कि वुमेन ऑफ अपर स्ट्रेटा जो हैं, दे टेंड टू अडहेर स्ट्रिंजेंट सोसाइटल स्टैंडर्ड्स व्हिले प्रेडोमिनेटली अज्यूमिंग डोमेस्टिक रोल। ज़्यादा डोमेस्टिक रोल अज्यूम कौन करते हैं? जो हायर स्ट्रेटा की वुमेन्स हैं वो। कन्वर्सली अगर इसके विपरीत देखें तो जो वुमेन लोअर स्टेटस हैं, वो ज़्यादा इंक्लाइंड है टू एंगेज इन लेबर मार्केट। क्यों? क्योंकि मेनली वहाँ पे आप देखें जो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हैं जो कि पॉवर्टी की वजह से होती हैं, उनकी वजह से बेसिकली उनका लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन या एंगेजमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है ना? 2022-23 में एक नोटेबल डिक्रीज देखने को मिला था 5% का इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अमंग मैरिड वुमेन जिनकी एज 25 से 49 ईयर्स के बीच में थी। और जो डिक्लाइन देखने को मिला था वो 50% 2004-05 से 45% तक पहुंच गया था 2022-23 में। जो लेबर फोर्स पार्टी में 50% था वो 45% पहुंच गया था 2022-23 में। ठीक है ना? 2004-05 के कंपैरिजन में। ठीक, तो ये डिक्लाइन देखने को मिला था। उसके बाद जो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि एग्रीकल्चर जो है इट रिमेन्स द प्रिवेलिंग सेक्टर इन टर्म्स ऑफ फीमेल। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट फीमेल्स का आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलेगा। फिर क्या-क्या सॉल्यूशंस कर सकते हैं? तो लिटरेचर जो है फीमेल वेलफेयर वो उसने अंडरस्कोर किया है कहीं न कहीं नोटवर्दी इम्पैक्ट जो हुआ है सोशल और कल्चरल एलिमेंट्स का ऑन वुमेन्स चॉइसेस अबाउट देयर एंट्री इंटो द लेबर फोर्स मार्केट। तो इसको आपको एनालिसिस या अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने की ज़रूरत है, लिटरेचर को अच्छे से प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। फिर सेकंड ये है कि मैरिड वुमेन एक्जिबिट द लोएस्ट लेवल्स ऑफ लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन एज कंपेयर टू विडोड, डाइवोर्स एंड अनमैरिड वुमेन। जो मैरिड वुमेन है वो सबसे लोएस्ट उनका लेवल है लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन में। उसके मुकाबले विडोड या डाइवोर्स या अनमैरिड वुमेन उनका फिर उनके कंपैरिजन में। ठीक है ना? फिर एब्सेंस एडिकेट डे केयर सर्विसेज फ्रीक्वेंटली एक्ट्स एज अ डिसइंसेंटिव फॉर फीमेल लेबर फॉर पार्टिसिपेशन। डे केयर जो सर्विस है वो अवेलेबल नहीं है। ये सबसे बड़ा इंसेंटिव डिसइंसेंटिव के रूप में काम करता है, जिसकी वजह से उनका लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन कम रहता है। तो सजेशंस ये दिया है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्क सेटिंग्स ऐसी वर्क सेटिंग्स को इम्प्लीमेंट कीजिए दैट प्रायोरिटाइज द नीड्स एंड वेल-बीइंग ऑफ वुमेन, द प्रोविजन ऑफ सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस एंड द एक्सपेंशन ऑफ पार्ट-टाइम जॉब पॉसिबिलिटीज वुड सर्व एज अ कैटलिस्ट फॉर द ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द लेबर मार्केट। इन सब चीज़ों से आप उनकी नीड्स को प्रायोरिटाइज कीजिए, वेल-बीइंग को जो सिक्योर ट्रांसपोर्ट है उसको प्रोविज़न कीजिए और पार्ट टाइम जॉब्स के प्रोविज़न्स को पॉसिबिलिटी को बढ़ाइए। ये सब एक तरह से कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं लेबर फोर्स में उन लेबर मार्केट में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए। ठीक है ना? अनहेल्दी अर्बन इंडिया मस्ट गेट इनटू स्ट्रीट्स फाइट मोड। तो यहाँ पे बेसिकली जो ऑथर है वो जो आपको फ़ोकस करना है वो अनहेल्दी अर्बन इंडिया वाले पार्ट पे फ़ोकस करना है। तो ये क्योंकि अगर अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो एस्टिमेट ये है कि ये 675 मिलियन पहुँच जाएगा 2035 में और सेकंड हाईएस्ट हो जाएगा वर्ल्ड में ये। ठीक है ना? इंडिया में, इंडिया का जो है। तो अगर हम देखें जितने भी अर्बन इन्हेबिटेंट्स हैं दे ऑल आर फेलिंग देयर इनहेबिटेंट्स इन टर्म्स ऑफ डिलीवरिंग ऑन हेल्थ, एनवायरनमेंटल एंड इक्विटी टारगेट। जितने भी सिटीज़ हैं या आप ये जो रैपिड राइजिंग ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ है उन सब में आप देखें तो जो हेल्थ है, एनवायरनमेंटल इक्विटी टारगेट्स हैं उनमें इनहेबिटेंट्स जो है वो फेल होते दिखाई दे रहे हैं, उनके प्रति कोई ऐसा वो नहीं हुआ है। अर्बन इंडिया के जो है वो मल्टीपल हेल्थ रिस्क फेस कर रहे हैं, ठीक है ना? जिसमें से वर्ल्ड के हाईएस्ट लेवल्स ऑफ एयर एंड नॉइज़ पॉल्यूशन में आता है, लिमिटेड ग्रीनरी आप देख सकते हैं, जो लैक ऑफ एक्सेस है साइडवॉक्स और पार्क्स की, उनकी एक्टिव लाइफ़स्टाइल को जो लिमिट कर रहा है वो, आर्केइक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से कंट्रीब्यूट हो रहा है एयर पॉल्यूशन में, पर्नीशियस एक्सेस है न्यूट्रिशनली डेंस अनहेल्दी फूड्स की तरफ और अनप्रेसिडेंटेड एक्सपोज़र है टॉक्सिक केमिकल्स और हेवी मेटल्स का, ठीक है ना? ये सारे जो एक्सपोज़र्स हमने बताया जो इश्यूज़ बताए वो कहीं न कहीं हेल्थ रिस्क जो हैं हार्ट डिज़ीज़ या डायबिटीज़ के जिनको कार्डियो मेटाबॉलिक डिसीज़ भी बोलते हैं, वो उनको मैग्नीफाई कर रहे हैं, उनकी तरफ और ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है ना? और उसके साथ-साथ क्या है उसको कंबाइन उसमें एक फैक्टर और जो इसको बढ़ा देता है वो है लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, ठीक है ना? तो इन सब के चलते जो है अम जो अर्बन हेल्थ है, अर्बन इन्हेबिटेंट्स की हेल्थ है, वो काफ़ी ज़्यादा अफ़ेक्टेड दिखती है। ग्लोबली देखें अगर हम तो 7 की फिज़िकल प्रोविज़निंग से सिस्टम्स हैं जो कि फूड प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी, मोबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर और वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है ना? जो कि मेनली ह्यूमन हेल्थ के कोर पे लाई करते हैं। ये 7 प्रोविज़न्स हैं जिनसे जो ह्यूमन हेल्थ है वो डिसाइड होती है, वेल-बीइंग जो है डिसाइड होती है, एक्विटी और सस्टेनेबिलिटी जो है वो डिसाइड होती है। क्या-क्या? फूड, एनर्जी, मोबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर और वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है ना?
अगर सोशियो स्पेशल पॉलिटिकल डिज़ाइन देखें अर्बन प्रोविजनिंग सिस्टम्स का इंडिया में, तो मैनी ऑफ व्हिच आर लीगेसीज़ ऑफ ए कॉलोनियल पास्ट की लीगेसीज़ हैं एंड मैनिफेस्ट इन एंड exacerbates social inequalities in cities by class, race, age, migrant and disability status। इन सब चीज़ों से वो उनको बढ़ाते हुए दिखते हैं, घटाते उन्हें। और which were translated to vast disparity in health risk and outcome, जिसकी वजह से हेल्थ रिस्क और ज़्यादा डिस्पैरिटीज और ज़्यादा देखने को मिलती हैं और आउटकम्स भी आपको और अच्छे नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है ना? अगर प्राइमरी इंपॉर्टेंस देखें इंडिया की सिटीज़ का फॉर इट्स फ्यूचर अ न्यू नैरेटिव फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ एंड वेल-बीइंग इन सिटीज़ इज़ नीडेड। तो ज़रूरत क्या है? एक नया इम्पेरेटिव आपको लाना पड़ेगा, ठीक है ना? जो ये एक रिफ्लेक्ट भी हुआ है कुछ जो हाई लेवल पॉलिसी फ्रेमवर्क्स बनाए गए हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का फ्रेमवर्क है या फिर न्यू अर्बन एजेंडा का एक है या फिर हेल्थ इन ऑल पॉलिसीज़ अप्रोच जो है, ये सारे के सारे कहीं न कहीं अच्छे इनिशिएटिव या पॉलिसी फ्रेमवर्क दिखते हैं जिनमें ये अप्रोच की गई है कि एक नया नैरेटिव जो है हेल्थ को सुधारने के लिए, वेल-बीइंग को सिटीज़ के लिए जो है किया जाना चाहिए, ठीक है ना? फिर ऑथर ने ये भी बोला कि सजेशन में कि स्टडी ये भी दिखाते हैं कि अगर एक आप छोटा-सा चेंज भी करते हैं, ये जो सिस्टम्स हैं इनमें, ठीक है ना? तो उनका एक लार्ज कैटालिटिक इफेक्ट जो है हेल्थ पे देखने को मिलता है और प्रोडक्टिविटी पे भी देखने को मिलता है। एंड दीज़ सर्व एज़ अ डबल ड्यूटी और ट्रिपल ड्यूटी इंटरवेंशंस, ठीक है ना? ये सारे कि आप पॉल्यूशन लेवल्स को कम ले आएँ या उनको ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा-सा प्रोवाइड कर दें, इन सब चीज़ों का, ठीक है ना? जैसे एग्ज़ाम्पल ऑथर ने दिया कि अगर आप सेफ वॉकिंग और बाइकिंग लेन्स के लिए वे बना देते हैं, पेवमेंट्स बनाते हैं, नो कार ज़ोन्स बनाते हैं, तो ये हेल्प करते हैं। ये केवल फिज़िकल एक्टिविटी को इम्प्रूव करने में हेल्प नहीं करता, ये साथ-साथ सेडेंटरी जो लाइफ़स्टाइल्स है, उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं और जो रिस्क है एयर पॉल्यूशन से, उसको भी कम करते हैं क्योंकि आप नो कार ज़ोन्स करेंगे, तो वहाँ पे व्हीकल्स नहीं होंगे, पॉल्यूशन कम होगा, लोग वहाँ पे फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे, वो वॉक करेंगे, वहाँ पे जाएँगे तो फिज़िकल एक्टिविटी होगी, जो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, उसको छोड़ेंगे, ठीक है ना? हुँ, तो फिर ऑथर ने ये भी सजेस्ट किया कि एक्सरसाइज मे नॉट ओनली हेल्प एक्सपेंड एक्सेस कैलोरीज, प्रोमोटिंग वेट लॉस एंड रिड्यूसिंग डायबिटीज बट आल्सो एक्ट एज एन इफेक्टिव बुलवॉर्क इन देयर हार्ट डिजीज। क्या आप अगर आप एक्सरसाइज को प्रमोट करते हैं तो उससे सिर्फ ये नहीं है कि आप एक्सेस कैलोरी जो आप खा रहे हैं उससे एक तो ये फायदा है कि जो एक्सेस कैलोरीज आप इनटेक कर रहे हैं वो बर्न होंगी, वो एक्सपेंड होंगी। फिर वेट लॉस को प्रमोट करेंगे, डायबिटीज का रिस्क जो है वो बढ़ेगा और जितनी हार्ट डिजीज है उनके अगेंस्ट एक तरह बुलवॉर्क का काम करता है ये फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइजेज, ठीक है ना? तो होलिस्टिक अर्बन पॉलिसी की ज़रूरत है, उसने बोला है कि जो ट्रांज़िशन है, जो इलेक्ट्रिक कार्स की हम तरफ स्विच कर रहे हैं, वो केवल इसलिए नहीं होना चाहिए कि हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना? उसके अलावा वॉकिंग पाथ्स और बाइसिकलिंग लेन्स जो हैं, वो भी जो है आप डेवलप कीजिए, ठीक है ना? हेल्थ और जो कंसीक्वेंट उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के, एक्रू ऑन टॉप ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन, मेकिंग सच इन्वेस्टमेंट इवन मोर इकोनॉमिकली वायबल। इस तरह के इनिशिएटिव्स को आपको और ज़्यादा वायबल बनाने की ज़रूरत है, इन चीज़ों में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, जिनसे हेल्थ ओवरऑल जो है वो इम्प्रूव हो। ठीक है ना? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन बाय एनी मीन्स इम्प्रूव अगर उसको आप करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, तो इट बी मस्ट बी अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ अ क्लीन एनर्जी पॉलिसी। एक क्लीन एनर्जी पॉलिसी का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है वो हमेशा, ठीक है ना? जब आप एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन को सुधारने की या इंक्रीज़ करने की बात करते हैं। उसी तरह से आप एनकरेज करते हैं इस तरह की पॉलिसी लाइए जिसमें एनकरेज हो कि फ्रेश फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स की तरफ लोग स्विच करें और शुगर्स और सॉल्ट्स का इंटेक जो है वो लिमिटेड हो, उसमें लिमिट किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए, ठीक है ना? क्योंकि आप जानते होंगे इन दोनों शुगर और जो सॉल्ट होते हैं बेवरेज में उनका लार्जेस्ट इम्पैक्ट रहता है हेल्थ आउटकम्स पे, जिससे ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज़ और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ वो बढ़ती हुई दिखती हैं, ठीक है ना? इनका आप रेगुलेशन कर देंगे, कंट्रोल करें तो केवल बेटर हेल्थ को ही नहीं कंट्रीब्यूट करेंगे। ये जो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी है वो भी इससे देखने को बढ़ेंगे, उसमें भी आउटकम्स अच्छे देखने को मिलेंगे, ठीक है ना? फिर ऑथर ने ये भी बताया कि और जो अर्बन पॉलिसी होते हैं दीज़ आर पावरफुल पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस दैट कैन सर्व टू प्रमोट पॉपुलेशन हेल्थ। पॉपुलेशन हेल्थ को अगर आप सर्व करना चाहते हैं तो अर्बन पॉलिसी जो है आपकी वो एक पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन का काम करती हैं। तो उनमें आप चेंजेस लाइए, उनको आप उस हिसाब से बनाइए। फिर उसने बोला अनहेल्दी डाइट जो है, जो रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी हमने कर दी या एयर पॉल्यूशन जो सिटीज़ में देखने को मिल रहा है आपको बढ़ा हुआ। अभी एक्यूआई लेवल्स आप चेक कीजिए आज करंट में कितने हैं, तो आपको बहुत हाई मिलेगा। दीज़ पोज़ अ ग्रेट रिस्क टू मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी देन मोस्ट अदर रिस्क फैक्टर्स कंबाइंड इंक्लूडिंग ड्रग्स, टोबैको, अल्कोहल एंड एक्सीडेंट। तो इन ये तो हैं ही रिस्क में ड्रग्स, टोबैको, अल्कोहल लेकिन इनके साथ-साथ जो ये अनहेल्दी डाइट्स, रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी और राइजिंग एयर पॉल्यूशन है, इनकी वजह से इन्होंने और रिस्क को और बढ़ा दिया है मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी वाले रिस्क को, ठीक है? The legality of using
व्हाइट फास्फोरस, तो जो यूज़ किया जा रहा है व्हाइट फास्फोरस का म्यूनिशंस में इज़राइल के द्वारा, उसको जो गाज़ा में जो वार चल रही है उसमें उसको जो है क्लेम किया। तो पहले भी 2008-9 में जो वार हुई थी उसमें भी उसको यूज़ किया था। हालाँकि उस टाइम उसने बोले थे, बाद में उसने एक्नॉलेज किया था, हाँ, व्हाइट फास्फोरस जो है वो यूज़ किया था। उसको ही कंडेम किया जा रहा है कि उसको यूज़ ना किया जाना चाहिए, ठीक है ना? यहाँ पे उसने बोला है। तो जो यहाँ पे कन्वेंशन का ज़िक्र किया है, कन्वेंशन ऑन सर्टेन सॉरी सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स, सीसीडब्ल्यू इसको बोलते हैं, कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स। तो ये रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं ऑन द यूज ऑफ इंसेंडियरी वेपन्स। अब ध्यान रखें यहाँ पे इंसेंडियरी वेपन्स के यूज पे जो है ये रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, इंक्लूडिंग व्हाइट फास्फोरस, विद द एम ऑफ सेफगार्डिंग सिविलियंस, ठीक है ना? क्या मेन एम क्या है इस सीसीडब्ल्यू कन्वेंशन का? कि जो सिविलियंस है उनको सेफगार्ड किया जाए। इसके साथ साथ जो व्हाइट फास्फोरस है, इसका यूज इट इज सब्जेक्ट टू द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। साथ साथ उसका भी पार्ट है, क्योंकि जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, दीज एम्स टू मिनिमाइज हार्म टू बोथ सिविलियंस एंड कॉम्बेटेंट्स इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है वो ये कहते हैं कि आपको मिनिमम जो है हार्म की तरफ आपको ये करना है, ये कोशिश करनी है कि मिनिमम हार्म हो। उसमें ये भी आता है, प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन आता है, जिसमें आपको डिफरेंशिएशन करना है कॉम्बेटेंट्स और सिविलियंस के बीच में। और साथ साथ प्रोपोर्शनैलिटी का भी फिर दूसरा आता है इसमें, जिसमें आपको इंश्योर करना है कि मिलिट्री एक्शन जो है, इट डू नॉट कोज एक्सेसिव हार्म टू सिविलियंस कंपेयर टू मिलिट्री एडवांटेज। और जो मिलिट्री एडवांटेज छोड़ के उससे ज्यादा अगर सिविलियन डैमेज हो जाए तो फिर उस मिलिट्री एडवांटेज का क्या फायदा, ठीक है ना? फिर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है, इट आल्सो प्रोहिबिट्स इनडिस्क्रिमिनेट अटैक दैट में डिस्प्रोपोर्शनली हार्म सिविलियंस एंड सिविलियन ऑब्जेक्ट। तीसरी चीज ये है कि इनडिस्क्रिमिनेटली हार्म नहीं होना चाहिए सिविलियंस या सिविलियन ऑब्जेक्ट पे भी, ये भी प्रोहिबिट करता है ह्यूमैनिटेरियन लॉ। अब आपको समझ आया इंसेंडियरी वेपन क्या होता है। तो प्रोटोकॉल 3 जो है सीसीडब्ल्यू के अंडर, वो स्पेसिफिकली डील करता है इंसेंडियरी वेपन के साथ। इंसेंडियरी वेपन की जो डेफिनेशंस है वो ये है कि ए वेपन और म्यूनिशन प्राइमरी डिजाइन टू सेट फायर टू ऑब्जेक्ट्स और टू कॉज बर्न इंजरी टू पर्सन्स थ्रू द एक्शन ऑफ फ्लेम, heat or combination thereof, produced by a chemical reaction of a substance delivered on the target, ठीक है ना? मतलब मेनली जो प्राइमरी डिजाइन किया गया है वो फायर करने के उससे जो है कि बर्न इंजरी या पर्सन्स को जो है एक्शन ऑफ फ्लेम से जो हीट कॉम्बिनेशन, तो उस तरह के वेपन को जो है इंसेंडियरी वेपन बोला जाता है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है वो ये देना है, ठीक है? कंसिक्वेंटली जो इंसेंडियरी म्यूनिशंस है वो क्लियरली फॉल विद इन द एक्सेप्शंस आउटलाइंड इन द प्रोटोकॉल 3 डेफिनेशन ऑफ इंसेंडियरी वेपन। इसमें कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं, उस डेफिनेशन में ये एक्सेप्शंस में आ जाता है जो इंसेंडियरी म्यूनिशंस है, ठीक है ना? व्हाइट फास्फोरस। तो इसी वजह से जो व्हाइट फास्फोरस का यूज है इंसेंडियरी म्यूनिशंस में वो कवर नहीं हो पा रहा है। व्हाइट फास्फोरस हालांकि एक केमिकल एजेंट है और टॉक्सिक है, लेकिन ये कवर्ड नहीं होता है सीडब्ल्यूसी के द्वारा। तो उसने यहाँ पे सजेस्ट यही किया कि जो प्रोटोकॉल 3 है उसको स्ट्रेंथन कीजिए, उसको प्रोग्रेसिव स्टेप लेके जो है आपको लीगल और प्रोसीजरल प्रोसेस के टर्म्स में जो उसको प्रोग्रेसिव बनाइए और व्हाइट फास्फोरस को उसमें कवर कीजिए। अगर आप प्रोटोकॉल 3 को स्ट्रेंथन करें, इट वुड क्रिएट अ बाइंडिंग एग्रीमेंट फॉर स्टेट दैट प्रिवेंट देम फ्रॉम एंगेजिंग इन जो ये एक्सप्लॉइट लीगल लूपहोल्स। जो लीगल लूपहोल्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करने का जो चांसेस हैं वो कम हो जाएँगे, उसको वो नहीं कर पाएँगे और ज़्यादा इसमें जो है, जो एम्बिग्यूटी है अभी की आएगा या नहीं आएगा, उसमें कवर होगा नहीं होगा, वो आप उसको रिमूव कर सकते हो और ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकते हो वायलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो डाटा पॉइंट में आज फिर से वही है, इज़राइल हैज़ एन आयरन ग्रिप ओवर गाज़ा एंड वेस्ट बैंक इकोनॉमी। कल जो है यहाँ पे जो डेथ टोल थी वो बताई थी, आज जो है इकोनॉमी पे क्या इफ़ेक्ट है वो बताया था। ये सेकंड पार्ट है इसका, तो इसमें जो बताया ये बताया कि इज़राइल कंट्रोल्स अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ द टेरिटरीज़ इकोनॉमी। जो गाज़ा और पैलेस्टाइन टेरिटरी जो उनका सिग्निफिकेंट शेयर जो है वो कंट्रोल इकोनॉमी को कौन कंट्रोल करता है? इज़राइल करता है। ठीक है ना? रिपोर्ट ये बताती है कि 83% जो वर्कर्स है गाज़ा से, वो रिसीव्ड लेस देन द मिनिमम वेज $435 एज ऑफ 2021। जीडीपी के टर्म में देखें ना, जो पैलेस्टाइन टेरिटरी की जीडीपी उसकी ग्रोथ अगर आप देखें तो वो बहुत स्नेल स्पीड, बहुत स्लो स्पीड से चलती है ओवर द रिसेंट डिकेड, जबकि इज़राइल की जीडीपी जो है उसमें रैपिड ग्रोथ जो है आपको देखने को मिलती है। तो दोनों रीजन में जीडीपी की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फिर साथ-साथ इज़राइल ने फॉरेन ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं। 2021 में अगर आप देखें तो ओवर हाल्फ ऑफ ऑल आइटम्स इंपोर्टेड बाय पैलेस्टाइन टेरिटरी, वो कहाँ से आए थे? वो इज़राइल से आए थे और लगभग 80% जितना भी एक्सपोर्ट है वो कहाँ गया है? वो इज़राइल को गया है। तो दोनों ही चीज़ें कंट्रोल करी, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही इज़राइल ने ही कंट्रोल कर रखी हैं। क्या-क्या इम्पोर्ट करते हैं या क्या-क्या एक्सपोर्ट करते हैं? तो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और फ्यूल जो हैं
जो कि पैलेस्टीन के मेनली इम्पोर्ट्स का बुलवाक मतलब मेजर पोर्शन जो है वो इसका यही इलेक्ट्रिसिटी वाटर फ्यूल का है और वो सप्लाई लार्जली कहाँ से होता है? इज़राइल से होते हैं। लगभग 60% जो गाज़ा की इलेक्ट्रिसिटी है वो सप्लाई कहाँ से होती है? इम्पोर्ट करता है वो इज़राइल से और जो पावर प्लांट है गाज़ा में वो बाकी की सप्लाई को प्रोवाइड करता है। और ज़ाहिर-सी बात है जो दूसरी बात ये जो प्लांट ये जो सप्लाई कर भी रहा है वो इम्पोर्ट डीज़ल कहाँ से कर रहा है? वो इज़राइल से ही कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कंट्रोल है। जो वाटर है वो भी इम्पोर्ट करता है इज़राइल से, वो भी काफ़ी हाई कॉस्ट पे और जिससे जो लगभग 8 से 13% जो उनकी इनकम है पैलेस्टीनियंस की वो इसी चीज़ पे खर्च करता है सिर्फ़ वाटर को वो खरीदने पे और अभी आप देखेंगे रिसेंटली जो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उस पे ही उन्होंने कट डाउन किया है, उनको रोक दिया सप्लाईज़ को, तो इससे इफ़ेक्ट होने वाला है। तो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और फ्यूल जो है वो अमंग द टॉप 5 इम्पोर्ट्स हैं पैलेस्टीनियन टेरिटरी के जो वो इम्पोर्ट करते हैं। ज़्यादा इम्पोर्ट ये किससे करते हैं? इज़राइल से, तो इज़राइल ने उनको अभी कट डाउन किया है ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट में। गाज़ा में अगर आप देखें तो 80% पीपल जो है वो डिपेंड करते हैं इंटरनेशनल असिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना? अ, और 2010 से जो है वो घटनी शुरू हुई थी और लोएस्ट एवर लेवल पे आ गई 2020 में। 2021 में अगर आप देखेंगे तो फॉरेन एड जो है वो केवल 1.8% थी पैलेस्टीनियन जीडीपी का, जो कि 2008 में आप देखें तो 27% जीडीपी का वो पार्ट बनती थी। तो कितना कम शेयर रह गया है वो आप देख सकते हैं। फिर इज़राइल कंट्रोल करता है मोस्ट ऑफ द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स टेरिटरीज़ के, जिससे ज़ाहिर-सी बात है जो परमिट रेजिम है वो चली हुई है, जिससे एक्सप्लॉइटेशन जो वर्कर्स का है, ट्रेडर्स का है, पेशेंट्स का वो भी और ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन बढ़ गया है। ठीक है ना? ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ को भी कम करते हैं, जो हेल्थ सर्विस की एक्सेस है वो नहीं ले पाते हैं वो और जो एक्सेस टू फैमिली है वो भी उनकी कहीं न कहीं रेस्ट्रिक्ट कर रखी है। ठीक है ना? तो ये सारे इश्यूज़ हैं डाटा पॉइंट में जो आपके सामने आज समझ में आए होंगे। हाउ बिग इज़ द जेंडर गैप इन अर्निंग? तो यहाँ पे मेनली जो पीएलएफएस की जो रिपोर्ट आ रही है उसके बारे में मॉनिटर कर रहा है जेंडर अर्निंग गैप्स अक्रॉस वेरियस फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम अप्रैल टू जून 2019 टू 23। तो लेटेस्ट राउंड की ये रिपोर्ट है, इसमें जो भी आया है वो डाटा देख रहे हैं। तो इसमें फाइंडिंग ये है कि व्हाट आर द मेन फाइंडिंग्स रिगार्डिंग द अर्निंग गैप बिटवीन मेन एंड वुमेन अक्रॉस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन 2023 और हाउ माइट पॉलिसी इंटरवेंशंस एड्रेस द डिस्पैरिटीज इन वर्क आवर्स एंड एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स बिटवीन मेन एंड वुमेन इन इंडिया। तो समराइज कर देते हैं यहाँ पे आर्टिकल। यहाँ पे ये फाइंडिंग हुई है कि जो मेन कंसिस्टेंटली जो है अर्न ज़्यादा कर रहे हैं देन वुमेन इन ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्क। किसी फॉर्म के वर्क में देख लो मेन जो है आउट परफॉर्म कर रहे हैं अर्निंग में वुमेन को विद द ग्रेटेस्ट जेंडर गैप ऑब्जर्व्ड अमंग सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल। सबसे ज़्यादा आपको जो गैप देखने को मिलेगा वो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स में देखने को मिलेगा। मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड मैन जो है वो ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, हाईएस्ट अर्न कर रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन के कंपैरिजन में। जेंडर गैप जो है अर्निंग्स में वो इंक्रीज हुआ है फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स बट डिक्रीज हुआ है रेगुलर वेज वर्कर्स से। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो जेंडर गैप है वो सेल्फ एम्प्लॉयड जो हैं, उनके केस में बढ़ा है, लेकिन जो रेगुलर वेज वर्कर्स हैं, उनके केस में घटा है। अगर वीकली आवर्स की बात करें, वर्क्ड जो फ़ोकस देखते हैं, तो वो ये बताता है, जो वुमेन है ऑन एवरेज वर्क फ्यूअर आवर्स देन मेन। ठीक है ना? ये भी ध्यान रखें विद लार्जेस्ट गैप इन सेल्फ एम्प्लॉयी और इसमें भी लार्जेस्ट गैप किसमें है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है। वुमेन जो है वो कम एवरेज वर्किंग आवर्स उनके कम है एज़ कंपेयर टू मेन। जो राइज़ है जेंडर गैप में इन द आवर्स वर्क्ड इज़ एट्रिब्यूटेड टू इंक्रीजिंग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो एलएफपीआर जो बढ़ा है उसकी वजह से देखने को मिल सकता है। अमंग रूरल वुमेन इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बट विद मैनी ऑफ दीज़ जॉब्स बीइंग पार्ट टाइम इन नेचर। ज़्यादातर जॉब्स में पार्ट टाइम नेचर है। रूरल वुमेन में ज़रूर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है। ठीक है ना? इन टर्म्स ऑफ आवरली अर्निंग्स की अगर बात करें तो जो गैप है वो सिग्निफिकेंटली घटा है फॉर रेगुलर वेज वर्कर्स विद मैन अर्निंग 24% मोर इन 2023 एंड वर्किंग 19% लॉन्गर आवर्स। तो जो अर्निंग्स में जो गैप है वो रिड्यूस हुआ है किसमें? रेगुलर वेज वर्कर्स में। ठीक है ना? इनइक्वालिटी इन आवरली अर्निंग्स रिमेन्स हायर इन अदर फॉर्म्स ऑफ वर्क सच एज कैजुअल लेबर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। लेकिन इन दोनों में वो अभी भी हायर है, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहे वो कैजुअल लेबर हो। रेगुलर वेज में जरूर थोड़ा सा रिडक्शन देखने को मिला है। तो वर्किंग आवर्स की अगर हम बात करें तो वर्किंग आवर्स आर नॉट ऑलवेज द आउटकम ऑफ ए प्योर एंड अनकंस्ट्रेंट चॉइस। सिर्फ इसका पार्ट नहीं है सोशल नॉर्म्स, इनके सिर्फ आधार पे नहीं है और बहुत सारे रीजंस है, फैक्टर्स है जिन पे वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे होता ने सजेशन दिए कि इट इज इम्पोर्टेंट नोट जस्ट टू अंडरस्टैंड द फैक्टर्स ड्राइविंग डिफरेंसेस इन रेम्युनरेशन। सिर्फ इन चीजों पे आपको ध्यान देना है, लेकिन क्या चीज है जिस पे और ध्यान देना, बट आल्सो दोज दैट डिटरमाइन डिफरेंस इन टोटल आवर्स ऑफ वर्क। उन चीजों पे भी आपको देखना है जिनकी वजह से टोटल आवर्स ऑफ वर्क में जो है डिफरेंस आ रहा है, जिनको वो डिटरमाइन करें, उन फैक्टर्स को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? सिर्फ उन फैक्टर्स पे मत ध्यान दीजिए जो डिफरेंसेस जो रेम्युनरेशन में डिफरेंस आ रहा है उनको ड्राइव कर रहे हैं। उनको भी देखिए जो डिटरमाइन कर रहे हैं डिफरेंसेस को। ठीक है ना? दूसरा ऑथर ने ये बोला है कि पॉलिसी जो भी बनती है इट मस्ट लुक टू रिमूविंग बैरियर्स दैट लिमिट द आवर्स ऑफ वर्क अवेलेबल टू वुमेन। जो बैरियर्स हैं जिनकी वजह से वुमेन जो है ज़्यादा आवर्स नहीं दे पाती, उनको रिमूव करने की तरफ ध्यान दीजिए आप। पॉलिसी ऐसी लाइए कि वो बैरियर्स रिमूव हो सके तो ज़्यादा जो वर्किंग आवर्स रहेंगे वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएँगी वुमेन। ठीक है ना? This can take the form of intervention within the workspace. For instance, mandating
क्रैचेज़ एंड मोर जनरस मैटरनिटी लीव्स, ज़ाहिर-सी बात है ये 2 प्रोविज़न ऑथर ने यहाँ पे सजेस्ट भी किए हैं कि आप ज जो मैटरनिटी लीव्स हैं उसके प्रोविज़न ज़्यादा जनरस होने, जो क्रैच फैसिलिटीज़ है उनको और ज़्यादा मैंडेटरी करिए कि क्रैच फैसिलिटी हो गई, जो डे केयर है बच्चों की या चाइल्ड की, उसको आप इम्प्रूव कीजिए। To more comprehensive transformation in social norms that do not place the entire burden of child care and domestic work on women। और एक सोशल नॉर्म्स में भी आप कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, आपकी चाइल्ड केयर का जो डोमेस्टिक वर्क का जो सारा बर्डन है वो वुमेन के ऊपर ही है, उसको चेंज कीजिए। वो होगा तो ज़ाहिर-सी बात है उनका पार्टिसिपेशन उसमें ऑब्वियस है वो बढ़ेगा। ठीक है ना? तो दिस इज़ इट।